तो बच्चा लोग हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो भी कंसिक्वेंसेस होते हैं वो भी देख लिए। अब लास्ट दो तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं, इसके बाद हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा खत्म। डन मेरे पार्ट से। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपके ऊपर कि आप कितने अच्छे से उसको रिवाइज करते हो और टेस्ट देते हो। डन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता था? इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बट रिजेंबल लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है सर होता नहीं है मगर लगता है ना। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है मगर कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगता है। इसमें एक डॉक्ट्रिन पढ़ाया था जिस डॉक्ट्रिन की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हुआ है। कौन था? कौन सा था? डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? ये लिख के नहीं आना आपको, आपको ये लैंग्वेज में लिख के आना है कि नो वन कैन एनरिच ऑन अनदर पर्सन कैश, है ना। आ रहा है आपको समझ में? तो आपको मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जनरल मीनिंग है, ध्यान से देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि आपको आता है तो आप लाइटली ले लें इसको। इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले भी थोड़ा डीप में जाके पढ़ाया था और अभी भी डीप में पढ़ेंगे। डन। आइएगा। जनरल मीनिंग, इट मींस एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन और मोर एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग। कह रहा है ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? एक इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आइएगा। इवन दो इट इज डिक्लेयर्ड वैलिड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। सही है। कह रहा है हालांकि इसमें एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होते, फिर भी लॉ क्या बोलता है कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्लियर है? चलें आगे। आइएगा। कह रहे हैं सिमिलर ऑब्लिगेशन में बी इम्पोज्ड बाय द लॉ अपॉन ए पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर इवन इन द अब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है फिर भी एक सिमिलर ऑब्लिगेशन एक बंदे के ऊपर आ जाती है, वो इम्पोज हो जाती है बाय लॉ। वो इम्पोज हो जाती है बाय लॉ। क्यों हो रही है इम्पोज? क्योंकि हमने बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बोलता है कि भैया अगर आपको किसी का पैसा मिल गया तो आप उसकी ऐश नहीं उड़ा सकते, आपको वो पैसा उस ट्रू ऑनर को वापस करना पड़ेगा। ये एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जाती है। सही है। आइए। चले आइए। कह रहा है द बेसिस ऑफ ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, सिंपली नो पर्सन शुड एंजॉय एट द अदर पर्सन एक्सपेंसेस। कह रहा है दूसरे के खर्चे पर आप मौज नहीं उड़ा सकते। सर हम तो उड़ाते हैं, ये उस वाले खर्चे की बात नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? ये उस वाले खर्चे की बात नहीं हो रही है ना। चले चले वो वाला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे जो आपके पिताजी करते हैं आपके ऊपर वो वाला खर्चा नहीं, ये दूसरे खर्चे की बात हो रही है। आइए। ये तो आपको नारा पता ही है, नो ऐश ऑन अदर पर्सन कैश। चलें आगे। आज ना इसको थोड़ा डीप से आपको देखना है, यानी इन चीजों पे आपको ध्यान देना है जो अंदर का कंटेंट है। क्वाजी तो आपको पता है, क्वाजी हमने पहले कर रखा है कवर, है ना। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है जो आज पढ़ेंगे, जैसे सैलिएंट फीचर क्या है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के। डन। ये याद रखना है, बच्ची ने पूछा भी था मुझसे कि सर मेरे को आ नहीं रहा है ना। आज आ जाएगा, पढ़े देखिएगा। कह रहा है सैलिएंट फीचर ऑफ ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट,
एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में सैलिएंट फीचर कौन कौन से होते हैं? सैलिएंट का मतलब क्या होता है? सैलिएंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बताइए अंग्रेजी स्कूल के बच्चों प्लीज। इतनी देर में क्यों आया ये? हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य। क्या बोलते हैं? मुख्य। समझ में आ रहा है मुख्य का मतलब? दीदी ने बता ही दिया, इंपॉर्टेंट। चले आइए। अच्छा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक एग्जांपल बताएगा, हमने जो डिस्कस करा हो पहले, पिज्जा वाला, गलती से डिलीवरी हो गई, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ पिज्जा, तो उस केस में आपको पैसा देना पड़ेगा। एक और एग्जांपल हमने करा था, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, उसमें क्या हुआ था बताना? उसमें क्या हुआ था बताना? अगर आपको मेरा वॉलेट मिलता है तो आपको वो मेरे को वापस करने की ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जाती है। अगर मेरा फोन आपको मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं चोर बाजार में बेच के आ जाओगे। इसका मतलब क्या है? सर नीचे ही बेच देंगे, चोर बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऑब्लिगेशन आएगी बताइएगा? आपको वो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। डन। तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आपको उसे संभाल के रखना है और ट्रू ऑनर को फाइंड करना है और उसको वापस देना है। डन। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कह रहा है फीचर देख लीजिए, कह रहा है सच ए राइट इज ऑलवेज ए राइट टू मनी एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज ए लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। क्या कह रहा है? क्या ये लाइन समझ में आ रही है किसी को? कह रहा है सच ए राइट इज ऑलवेज ए राइट टू मनी एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज टू ए लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। मतलब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमें राइट मिलता है वो किस चीज का राइट मिलता है? राइट टू मनी का, ठीक है, ना कि किसी लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी का। लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी क्या होता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो जो हमने प्रीफिक्स डैमेज पढ़ा था ना आपने, लिक्विडेटेड डैमेज, तो वही लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी हो गया कि जो हमने फिक्स करा था वो आपको पे करना पड़ेगा, इस तरह का कुछ। तो कह रहा है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर फाइंडर, सुन लीजिएगा, अगर फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स कोई बंदा है तो उसे वो जो गुड्स मिला है वो वापस करना पड़ेगा। अगर वो गुड्स वापस नहीं कर पाया तो उसे पैसा वापस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है ये हमेशा राइट टू मनी देता है। समझ में आया सामने वाले बंदे को? ना कि लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। वो ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने तो आपका फोन बेच दिया और उससे 3,000 ही मुझे मिले, ये 3,000 आप रख लो, आईफोन तो आपका मैंने बेच दिया। समझ में आया? क्या लाइन समझ में आई ये वाली? अब आगे चले आइए। कह रहा है सेकेंडली, सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडली होगा, सेकेंडली इम्पोज बाय लॉ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेरे बच्चे, ये इम्पोज करे जाते हैं किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। कहने का मतलब यह है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते जिसमें हम एंटर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते जिसमें हम एंटर कर रहे हैं। जैसे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एसेंशियल होते हैं। कौन कौन से एसेंशियल? एज पर सेक्शन 10 और एसेंशियल बट नॉट एज पर सेक्शन 10, 6 ये वाले और 5 ये वाले। पता नहीं आपको याद है या नहीं। समझ में आया? अभी मैं कुछ चिड़िया सी उड़ा रहा था, समझ में आई वो बात? है ना? तो मैंने बोला वहां पे एसेंशियल का होना मेरे बच्चे जरूरी नहीं है। तो उससे ही आपको समझ में आ जाता है कि इट इज इम्पोज बाय लॉ। ये किससे इम्पोज होते हैं? लॉ से। सेकंड बात भी समझ में आ गई आपको? चलें आगे आइए। राइट इज अगेंस्ट ए पार्टिकुलर पर्सन और पर्सन। क्या कहने का मतलब है? राइट इज अगेंस्ट ए पार्टिकुलर पर्सन और पर्संस। इसमें जो बंदा है उसको राइट, जैसे मेरा फोन खोया था तो मेरे को राइट मिल जाता है एक पार्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, यानी जिसके पास मेरा फोन है। अगर उसने किसी को पास ऑन कर दिया
तो उसके अगेंस्ट मेरा राइट रेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के पास वो चीज है तो उन ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट मेरा राइट रेज हो जाएगा। डन। तो ये क्या होता है? राइट इज अगेंस्ट ए पार्टिकुलर पर्सन और पर्संस देता है हमें। क्या देता है ये? राइट देता है अगेंस्ट ए पार्टिकुलर पर्सन और पर्संस। बताइएगा, हमने सैलिएंट फीचर पढ़े हैं अभी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के, बताइएगा तीन कौन कौन से हैं? नंबर 1, राइट टू नोट ए सम ऑफ मनी। दूसरा, इम्पोज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, है ना, या इम्पोज बाय लॉ। थर्ड, राइट अगेंस्ट द पर्सन और पर्संस। समझ में आया? अभी ये पढ़ेंगे बुक से भी क्लियर हो जाएगा और ज्यादा, लेकिन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डन। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपसे पूछे जाएंगे, उसमें आपको ये लिखना है। अभी बुक से देखेंगे कि वहां पे लैंग्वेज बनी हुई है तो वो लिखने में और ज्यादा मजा आएगा। समझ में आ गए पॉइंट? लेकिन चलें आगे, चलें टाइप डिस्कस कर लें। टाइप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार गो थ्रू देते हैं, फिर बुक से भी गो थ्रू देंगे। चलें, आइए आइए बच्चा लोग, हमारे पास 4 तरह की इसके टाइप्स हैं, यानी एग्जाम्पल्स हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, पहला क्या है? सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू ए किसी इनकम्पिटेंट पर्सन को, किसी माइनर को, ये हमारा राइट हो जाता है अगर वो हमसे अटैच्ड है, हमारी गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस केस में हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि हमें नेसेसरी सप्लाई उसको करनी ही है। क्लियर है? इट इज ए ऑब्लिगेशन विच इज इम्पोज्ड बाय द लॉ ऑन आवर पार्ट। क्लियर है? आइए, मनी पेड ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर पर्सन। अगर हमने कोई मनी पे कर दी किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे, तो वो दूसरा पर्सन हमें पे ऑफ करेगा उस मनी को। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। आइए अगला, नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है भाई, ये है ना, एक्टिविटी है। कह रहा है नॉन ग्रेटिटियस एक्टिविटी। मेरे को बताना, क्या ग्रेटिटियस एक्टिविटी में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जिंदा होगा, पिक्चर में आएगा? पहले तो बताओ ग्रेटिटियस और नॉन ग्रेटिटियस में फर्क क्या है? बोले तो समझ नहीं आया। जैसे मैं आपका टीचर हूं, आपने बोला सर हम आपको पिज्जा खिला देते हैं, आपने पिज्जा मंगाया, मैंने खा लिया, तो आपने मेरे को टीचर मान के ग्रेटिटियसली एक पिज्जा खिला दिया। समझ में आया? क्या आप मुझसे पैसा मांग रहे हो? नहीं। लेकिन अगर इसी एग्जांपल में आप मेरे को ये बोलते सर पिज्जा खा लिया, लाओ पैसे दो, तो ये नॉन ग्रेटिटियस हो जाता। समझ में आ रहा है ग्रेटिटियस और नॉन ग्रेटिटियस? तो कह रहा है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेटा नॉन ग्रेटिटियस एक्टिविटी में जिंदा होते हैं, नॉन ग्रेटिटियस एक्टिविटी में पिक्चर में आते हैं। जैसा हमने एग्जांपल सेट करा था कि आईपीएल चल रहा था और पिज्जा गलत डिलीवर हो गया। हम यहाँ पे आईपीएल देख रहे थे, दीदी घर पे आईपीएल देख रही थी, हमने इनके घर पे एक लार्ज पिज्जा भेज दिया था। तो हमने ग्रेटिटियसली भेजा था या नॉन ग्रेटिटियसली? बोलना, तभी तो पैसा मांगने जाएंगे। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? तो इसलिए ये बोलता है कि ये नॉन ग्रेटिटियस एक्टिविटी में आता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? पिक्चर में आता है। आ रहा है? आगे आइए, आगे आइए बच्चा लोग। मनी पेड बाय मिस्टेक। आजकल तो आपने देखा ही होगा पेटीएम, फोन पे, हम पे कर रहे थे श्याम को, गलती से चला गया राम को। हो जाता है ऐसा। एक हमारा कोई क्लाइंट के बच्चे थे, उनके पापा ने बोला कि एक प्रशांत नाम का बंदा था, उसको पे कर दो 30,000 रुपये। वो 2-3 दिन पहले एक कैब में घूम के आए थे, उस कैब ड्राइवर का नाम भी प्रशांत था। पापा ने बोला था प्रशांत अंकल को भेजने हैं, उन्होंने कैब ड्राइवर को भेज दिए 30,000 रुपये, गलती से चले गए। अब बताना कैब ड्राइवर की ड्यूटी क्या बनती है? क्या देगा? लेकिन आपकी तरह होगा वो भी, जैसे आप चोर बाजार में बेचा है मेरा फोन। आ रहा है? लेकिन एज पर लॉ अगर देखा जाए तो वो पैसा उस बंदे को वापस करना पड़ेगा, अन्यथा एफआईआर हो सकती है, हम उसको कोर्ट में घसीट के ला सकते हैं।
क्लियर है? आइए, लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। करें, आइए। राइट ऑफ द सप्लायर ऑफ द नेसेसरी टू द इनकम्पिटेंट पर्सन। पढ़िएगा, ये कौन है भाई साहब? इनकम्पिटेंट पर्सन है सर, यही तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन है, श्री अमिताभ बच्चन जी। लेकिन उस सेंस में नहीं लेना, मैं इस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, है ना। आइएगा, कह रहा है मिस्टर अभिषेक द सप्लायर सप्लाइड द नेसेसरी टू मिस्टर पा ए मिलेनियर बट अनसाउंड माइंड वर्थ ₹500 ओनली, वर्थ ₹500 ओनली। तो कह रहा है हेयर मिस्टर अभिषेक कैन रिकवर द मनी फ्रॉम मिस्टर पास प्रॉपर्टी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी से वो पैसा रिकवर कर सकता है। समझ में आया? तो कहने का मतलब है, सुनिएगा, अरे सुनिएगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हमने सप्लाई ऑफ नेसेसरीज कर दी, अगर हमने सप्लाई ऑफ नेसेसरी कर दी, तो जो वो पैसा है हम कहां से रिकवर करेंगे? जिस बंदे को हमने वो नेसेसरी सप्लाई करी है, हमारा राइट रेज हो जाएगा कि हम प्लीज, हमारा राइट रेज हो जाएगा कि हम उस बंदे की प्रॉपर्टी से वो पैसे को रिकवर करें। समझ में आया? चलें आगे, आइए अगला देखिएगा। मनी पेड बाय ए पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर पर्सन इन विच ही हैज इंटरेस्ट। देखिएगा एग्जांपल, कह रहा है ए टेनेंट pays electricity bill on behalf of the landlord to avoid disconnection of electricity। क्या ये एग्जांपल देखा था हमने? हाँ, नहीं देखा था? चलो मैं बता देता हूं फिर। मान लो बेटा यहाँ पे क्लास चल रही है, डन, और आप लोग यहाँ पे बैठे हो, मैथ की क्लास चल रही है, आपको नीरज सर पढ़ा रहे हैं, डन। उसी दौरान यहाँ पे बिजली वाले आ जाते हैं और बोलते हैं कि पिछले 5 महीनों से आपका बिल पे नहीं हुआ, हम आपका जो मीटर है वो काट रहे हैं और उखाड़ के ले जा रहे हैं, आपका डिस्कनेक्शन हो जाएगा। सुनिएगा, आपका डिस्कनेक्शन हो जाएगा, तो प्लीज बिल पे कर दो, डन। अब यहाँ पे और कोई नहीं था, नीरज सर भी आपको सवाल देके कहीं चले गए थे, क्वेश्चन देके कहीं चले गए थे, यहाँ पे सिर्फ आप लोग थे। तो आपने क्या करा कि भैया डिस्कनेक्शन होगा तो लॉस तो आपका ही होगा, बैच रुक जाएगा, पढ़ाई नहीं क्या कह रहे हो? ये तो मजा होता है सर हमारे लिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचना, सुनिएगा। तो आपने ये सोचा चलो कोई बात नहीं, सर ने पे नहीं करा, हम पे कर देते हैं, बाद में देख लेंगे। आपने पैसा इकट्ठा करा और उसको 20,000 रुपए दे दिए, डन। बिजली वाले को पैसा चाहिए था, उसे 20,000 रुपए मिल गए, वो चला गया। तो ये जो आपने पैसा पे करा, ये किसके बिहाफ पे करा बताइएगा? पे आनंद के बिहाफ पे। क्या वो पैसा अब मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको दूं? अब तो ड्यूटी बन रही होगी, है ना? जब चुरा लिया था मेरा फोन तब ड्यूटी नहीं बन रही थी। क्या ये ड्यूटी बनती है मेरी कि मैं ये पैसा आपको पे करूं? हाँ जी, मेरी ड्यूटी बनती है। अगर आपने किसी इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में मेरे बिहाफ पे कोई पेमेंट करी है, तो ये ड्यूटी बनती है मेरी कि मैं उस पैसे को आपको रीपे करूं। ठीक है, ये ड्यूटी क्यों बनी? ऑपरेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आ रहा है, क्योंकि आपका पैसा गया, आप भैया उसके लिए आप ऑब्लिगेशन में नहीं थे, आपने मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दी, तो मेरे को वो पैसा चुकाना पड़ेगा। क्लियर है? सुना क्या आपने मैडम? क्लियर है? चले अब देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कह रहा है एक टेनेंट है, पेज इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन बिहाफ ऑफ दी लैंडलॉर्ड। आप कहीं किराए पे रहते थे, आप कहीं हायर स्टडी के लिए बाहर गए थे और आप वहां पे फ्लैट लेके अकेले रहते थे। आप वहां पे क्या थे?
टेनेंट, वहां पे बिजली वाले आ गए डिस्कनेक्शन करने के लिए, आपने क्या बोला, ये तो मालिक चुकाता है लेकिन आप काटो मत, मैं देता हूं आपको पैसे। आपने उसको 1 लाख का चेक काट के दे दिया, क्या वो 1 लाख रुपया आप मालिक से नहीं लोगे? अरे आप तो पैसे वाले हो, आप छोड़ दोगे। आ रहा है समझ में आपको? वो पैसा आपको लेना पड़ेगा, हाँ, छोड़ोगे तो नहीं ना, और वो मालिक को पैसा देना पड़ेगा। तो इमरजेंसी सर्कमस्टांसिस में अगर मनी पे हो जाती है ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर पर्सन, तो आप उस बंदे से वो पैसा क्लेम कर सकते हो। सही है, आ गया, देखिए कह रहा है ए टेनेंट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड टू अवॉइड डिस्कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हियर द टेनेंट कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। क्लियर है? आगे चले, दो टाइप पढ़ लिए, पहला कौन सा पढ़ा हमने? सप्लाई ऑफ नेसेसरी वाला, अगर कोई बंदा सप्लाई कर रहा है नेसेसरी किसी इनकम्पिटेंट पर्सन को, तो वो बाद में रिकवर कर सकता है उसकी असेट से वो सारा पैसा, उसकी प्रॉपर्टी से वो सारा पैसा। ये तो पहले ही डिस्कस करा हुआ था हमने, याद है या नहीं? दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? मनी पेड ऑन बिहाफ ऑफ दी अनदर पर्सन, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है ना। आइए, ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ द नॉन ग्रेटिटियस एक्टिविटी, कह रहा है नॉन ग्रेटिटियस एक्टिविटी मींस सच एक्टिविटी विच इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। आ रहा है? यानी जिसके लिए भैया पैसा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, ए पिज्जा सप्लायर रॉन्गली सप्लाई पिज्जा टू मिस्टर पीके सर इंस्टेड ऑफ नीरज सर। वाह वाह, नीरज सर के लिए पिज्जा का ऑर्डर हुआ था लेकिन गलती से पीके सर के पास पहुंच गया, क्या करा होगा उन्होंने? बताइए आपको। मिस्टर पीके मस्ट टू पे पिज्जा सप्लायर एज पर सेक्शन 70, हियर द एक्ट ऑफ द पिज्जा सप्लायर इज नॉन ग्रेटिटियस। आ गया? अगर पीके सर ने वो पिज्जा रिसीव कर लिया है और खा लिया है, तो वो उनको उस पिज्जा का पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो सप्लायर को दे दे चाहे वो नीरज सर को दे दे। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? अगर भैया प्रीपेड होगा, पहले से नीरज सर ने पे कर रखा होगा, तो नीरज सर को देना पड़ेगा पैसा, और सीओडी होगी तो सप्लायर को देना पड़ेगा अगर ले रहे हो तो आप। क्लियर है नहीं है? ये तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, मैंने बोला था यहाँ पे आईपीएल का मैच चल रहा है, अनुष्का दीदी के घर भी मैच चल रहा है, और हमने यहाँ के लिए पिज्जा ऑर्डर करा था लेकिन गलती से उनके घर पे पहुंच गया और दीदी खा गई। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं हुई सर हमारे बीच। आप तो बिल्कुल वैसे करते हो, पैसे लेके भूल जाते हैं ना। चलें आगे, आ रहा है इतना? आइए, फाइंडर ऑफ द, ये देख लो अंकल जी कितने खुश हो रहे हैं, आपका पर्स मिला है इन्हें, मजा आ रहा है इनको, कह रहा वाह बहुत पैसा रखते हो यार। आइए, ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, क्या बोला? द फाइंडर डजंट बिकम द ऑनर ऑफ द गुड्स बट बिकम द कस्टोडियन, बेली एंड केयर टेकर। अगर आपको कोई सामान मिला है किसी का, जैसे मेरा फोन आपको मिला था, तो आप उसके ऑनर नहीं बनोगे, आप उसके क्या बनोगे? कस्टोडियन, केयर टेकर, बेली। अगर आपको वो सामान मिल गया तो आपको उस सामान को संभाल के रखना होगा, आप बिल्कुल उसके केयर टेकर की तरह एक्ट करोगे, ना कि उसके ऑनर की तरह। इस वाली बात पे तो हमने पहले ही बहुत सारा डिस्कशन कर लिया था कि मेरा पर्स खोया या मेरा फोन खोया, वो आपको मिल गया तो आप चोर बाजार नहीं जाओगे, आपको वो लौटाना पड़ेगा। इस पे हमने और भी बातें करी थी, मैंने आपको एक बिहार का केस बताया था, उसके अकाउंट में गलती से 15 लाख रुपए आ गए थे, याद है आपको ये सब बातें? चलें आगे, तो टाइम नहीं लगाते, आगे चलते हैं। अगला देखिए, मनी पेड बाय मिस्टेक। ये क्या था? ये तो अभी एग्जांपल दिया मैंने, प्रशांत अंकल की जगह कैब ड्राइवर को पैसा चला गया, तो जिसको वो पैसा गया, क्या उसको वो पैसा वापस देना पड़ेगा? बताइएगा। जिसको वो पैसा ट्रांसफर हो गया गलती से, हमारे वाले एग्जाम्पल में कैब ड्राइवर को, तो वो क्या कैब ड्राइवर को पैसा वापस देना पड़ेगा? हाँ जी, वो अंडर ऑब्लिगेशन आ गया कि उसको वो पैसा रिपे करना पड़ेगा। क्लियर है नहीं है? आइए, ABC jointly took the loan of rupees 3,000 crore
मैं कह रहा 3000 का लोन बस, आगे नहीं देखा यार। 3000 करोड़ फ्रॉम दबंग डी। किससे लिया है लोन? दबंग डी से। आइएगा, बाय मिस्टेक ऑल थ्री पेड 3000 करोड़ ईच टू डी। इतना डर था, तीनों ने डर के मारे 3000 करोड़, 3000 करोड़ और 3000 करोड़ वापस ट्रांसफर कर दिए। लिए कितने थे? अरे बताओ, उससे लिए कितने थे हमने? एक 3000 करोड़ लिए थे सिंगल, लेकिन हम तीनों को इतना डर था कि हम तीनों ने 3-3 हजार डर डर में वापस कर दिया। तो क्या डी को पैसा रीपे करना पड़ेगा? देखिएगा, हेयर डी इज लाइबल टू पे 3000 ईच टू बी एन सी। एक का पैसा वो रोक लेगा क्योंकि उसके लोन का पैसा है, बाकी जो एक्स्ट्रा मनी उसके पास गई वो उसको रीपे करनी पड़ेगी। क्लियर है या नहीं है? बताइएगा। नहीं सर, कुछ समझ नहीं आया। अरे बोलो। आइए अब बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट से मोरल क्या निकल के आता है? देखिएगा, मोरल एंड कंक्लूजन प्लीज। कह रहा है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, वरना आप जैसे लोग तो पैसा आते ही उसको हजम कर देंगे। क्लियर है या नहीं है? आइए अब बुक से देख लेते हैं जल्दी से, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को हम खत्म कर देते हैं एक बार रीडिंग लगा के, ताकि ताजा ताजा आपका खत्म हो जाए ये प्लीज। चले बच्चे, आइए ये रहा, पढ़े? तैयार हो? आपको सब कुछ आता है, जितना यहां पे लिखा है आपको सब कुछ आता है, बस आपको देखना है। आइए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन दी सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट such as offer, acceptance, capacity to contract, consideration, free consent, but sometimes the law implies a promise imposing the obligation on the one party and conferring right in favor of the another, even when there is no offer, no acceptance, no genuine consent, lawful consideration and etc. समझ में आया यहाँ तक? कह रहा है and in fact neither the agreement or nor the promise such cases are not contract in the strict sense। अगर तमीज के साथ सोचा जाए, स्ट्रिक्ट सेंस में सोचा जाए, तो वहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट द कोर्ट रिकॉग्नाइजेस देम एज द रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एनफोर्स देम एज इफ दे वर कॉन्ट्रैक्ट। और उनको वो एनफोर्स करेगा जैसे कि वो बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट है। आइएगा, हेंस द टर्म क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज रिजेंबलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है मेरे बच्चे? रिजेंबलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखता है। आइए, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन सोशल रिलेशनशिप गिव राइज टू द सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय द सर्टेन पर्सन। क्या बात बोली यहां पे? देखिएगा, कह रहा है इवन इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन सोशल रिलेशनशिप give rise to the certain specific obligation to be performed by the certain person। समझ में आया? यानी अगर मेरा फोन या वॉलेट खोया है और वो आपको मिल गया, तो कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन सोशल रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आपको कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशन में आप आ गए और वो आपको परफॉर्म करनी है किसी सर्टेन पर्सन के लिए या किसी सर्टेन पर्सन के द्वारा। क्लियर है? क्या बात? क्या बोल लिया? हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया। आइए, these are known as quasi contract as they create the some obligation as in the case of रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ ऑब्लिगेशन एक बंदे के ऊपर आ जाती है जैसे कि एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में आती है। आइए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
इक्विटी, जस्टिस एंड गुड एंड गुड एंड गुड क्या? अरे बोलो। हाँ, कंसाइंस, है ना। तो वही बोलता है कि इक्विटी, जस्टिस और न्याय के रूप में हम एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल को देखते हैं। आइएगा, एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द मैक्सिम नो मैन, देखिएगा ये लिखा है वही वाला, अरे जो मंत्र आपको मैंने पढ़ाया था, देखिएगा, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन्स लॉस। आ रहा है? तो आपको ये बात लिखनी है, वो समझाने के लिए मैंने इजी वे में लिखी है, लेकिन मतलब सेम है, मतलब सेम है। समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा है? नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस, बात वही है। नो ऐश ऑन अनदर पर्सन कैश, ये ज्यादा इजी लगता है लेकिन लिखना ही है। आइए, कह रहा है ए ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट सीज हाउस बाय मिस्टेक, गलती से भैया छोड़ के चला गया, तो सी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बताना? सी ट्रीट द गुड्स एज हिज ऑन एंड सी इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स। सी ने भैया ट्रीट कर लिए, सी ने ट्रीट कर लिया उन सामान को जैसे वो उसका है, तो अगर आपने ट्रीट कर लिया कि वो उसका मेरा है, तो आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। आइएगा, कह रहा है ए पेज सम मनी टू बी बाय मिस्टेक, इट इज रियली ड्यू टू सी, कह रहा है सी को पे करना था लेकिन बी को कर दिया, बी मस्ट रिफंड द मनी टू ए। क्लियर है? डिस्कस कर लिया। आइएगा, ए फ्रूट पार्सल इज डिलीवर्ड अंडर ए मिस्टेक टू आर हु कंज्यूम द फ्रूट थिंकिंग देम एज बर्थडे प्रेजेंट। देखिएगा क्या हुआ, फ्रूट पार्सल उसके पास आया, उसने सोचा ये तो मेरा बर्थडे प्रेजेंट है और उसने कंज्यूम कर लिए। आर मस्ट रिटर्न द पार्सल और पे दी फ्रूट्स, तो आर को या तो रिटर्न करना पड़ेगा पार्सल या पे करना पड़ेगा उसके लिए। ये पिज्जा वाले एग्जांपल हो गया एक तरीके से, आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है ऑल्दो देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द आर एंड द ट्रू ओनर येट ही इज बाउंड टू पे एज द लॉ रिगार्ड्स इट इज ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लॉ ने बोल दिया कि भैया ये एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस केस में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी जिसने फ्रूट को कंज्यूम कर लिया फ्री में, क्योंकि ये नॉन ग्रेटिटियस था, ये कोई ग्रेटिटियस एक्टिविटी नहीं थी, किसी ने उसको बर्थडे प्रेजेंट नहीं भेजा था, उसने अपने आप में ही सोच लिया कि ये एक बर्थडे प्रेजेंट था। क्लियर है? चलें, आइएगा, कह रहा है दीज रिलेशन आर कॉल्ड एज द क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, इन इंडिया इट इज आल्सो कॉल्ड एज सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है ये सब जो रिलेशन है इनको हमने क्या बोला है इंडिया के अंदर, प्लीज क्या बोला है? सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ ऑब्लिगेशन है जिसमें ऐसा लगता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बंधे हुए हैं। आइएगा, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 3 पॉइंट आपको पढ़ाए थे, क्या है? सैलिएंट फीचर ऑफ ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, पढ़े थे क्या हमने अभी? अरे बोलो, पढ़े थे अभी? आइए देख लीजिए, इजी है बिल्कुल। कह रहा है इन फर्स्ट प्लेस सच ए राइट इज ए always a right to money and generally though not always to a liquidated sum of money। सही है? ये जो राइट होता है ये राइट टू मनी होता है, एक लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी नहीं होता है। अगला देखिए, सेकेंडली इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न। कह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अराइज नहीं होते किसी एक एग्रीमेंट से जो कि पार्टी कंसर्न है, बट इज इम्पोज बाय द लॉ, बल्कि ये इंपोज करे जाते हैं किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। एंड थर्डली इट इज ए राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड बट अगेंस्ट ए पार्टिकुलर पर्सन। ये एक ऐसा राइट है जो बेटा पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं उनके अगेंस्ट नहीं मिला है आपको, सिर्फ उसके अगेंस्ट मिला है जिसके पास आपका सामान है, यानी पार्टिकुलर पर्सन और पर्संस ओनली, so that in this respect it is resemble a contractual right। तो इस रिस्पेक्ट में हम उसे बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट की तरह देखेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे मेरा फोन खोया या मेरा पर्स खोया, वो आपको मिला,
तो वो जो राइट है मेरा क्या बाकी लोगों के खिलाफ भी है? नहीं, जिसके पास है उसके खिलाफ है बस। तो उन दोनों के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन की तरह देखा जाएगा। ये बात हो रही है, आ रहा है या नहीं आ रहा? अब कह रहा है केसेस डीम्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, पढ़िएगा टेबल में। केसेस डीम्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा है ये केसेस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? डीम्ड का मतलब क्या होता है, प्लीज बताइएगा। उसका तो रिजेंबल होता है ना, मतलब नॉन एज। और कोई? सुनिए मैं बता देता हूं। लॉ, ये एक लॉ का वर्ड है, अगर लॉ में कहीं भी लिखा है डीम्ड, इसका मतलब है ऐसा माना जाएगा, एज्यूम करना। लेकिन सुनिए, सुन लीजिएगा, जहां पे भी डीम्ड लिखा है ना, उसे कहते हैं कि ये डीमिंग प्रोविजन है। कैसा प्रोविजन है? डीमिंग, यानी ऐसा हो या ना हो लेकिन ऐसा माना जाएगा। डन। मैंने यहां पे लिख दिया है इट इज डीम्ड एज कि उज्जवल और कृष्णा लड़की हैं, तो उज्जवल और कृष्णा को लॉ में हम क्या लड़की ही सोच के पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? इतना तगड़ा। अरे सुनिएगा प्लीज, ये एग्जाम्पल बोलने का एक मतलब है, डीम्ड लिखने का मतलब इतना तगड़ा हो जाता है कि अगर किसी वर्ड के आगे, किसी प्रोविजन के आगे डीम्ड लिख दिया, तो जैसा वो लिखा गया है वैसा ही उसको माना जाएगा उस लॉ के अंदर। क्लियर है? बताइएगा, क्लियर है क्या? चले चले चले, आइए। मुझे हंसी नहीं आ रही है मैडम, आप लोगों को भी नहीं आनी चाहिए। आइए प्लीज। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ूं? तैयार हो? आइए। आता है बच्चों आपको ये सब, कह रहा है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड, कह रहा है क्लेम किस चीज के लिए? जो नेसेसरी हमने सप्लाई करी उसके लिए। तो आपको पता ही है कि अगर हमने किसी को नेसेसरी सप्लाई करी है तो हम उसकी प्रॉपर्टी से वो क्लेम कर सकते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? अगला देखिए, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ये बिजली वाला था, है ना? डिस्कनेक्शन होने वाली थी, आपने पे कर दिया तो आपको वो वापस मिल जाएगी। ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट, ये पिज्जा डिलीवरी वाला था। आप लिख भी सकते हो, आपको याद रहेगा इससे बुक के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, ये तो आप ही लोगों को बदतमीज, आप लोगों को मेरा वॉलेट मिला, आप मेरे को मेरा फोन मिला। आइए, मनी पेड बाय मिस्टेक, इसमें मैंने आपको कैब वाला एग्जांपल दिया, प्रशांत अंकल की जगह हमने कैब वाले को दे दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए अंडर ए क्वेश्चन भी लिखा है, मनी पेड बाय मिस्टेक तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अंडर ए क्वेश्चन भी लिखा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पैसा ले लेता है तो आप भी उससे वो पैसा वापस ले सकते हैं, उस पर केस फाइल करके, उस पर केस फाइल करके। आ रहा है? आइए एक बार डिटेल में रीड आउट कर देते हैं इन सबको, फिर ये खत्म हो जाएगा। चले, तैयार हो? आइए। Under the provision of Indian Contract Act, the relationship of a quasi contract is deemed to have come to the exist in the 5 different circumstances which we shall presently dilate upon. सही है? कह रहा है इन 5 केसेस में हमने ये मान लिया है कि भैया यहाँ पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? आइए। But it may be noted that in none of these cases there come into existence any contract between the party in the real sense. लेकिन इनमें से किसी भी केस में अगर हम देखें तो रियल सेंस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सही है? आइए। ड्यू टू peculiar circumstances in which they are placed, the law imposes each of these cases an contractual liability. Each of these cases and आइए आगे देखिए बेटा, कह रहा है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी इनकम्पिटेंट पर्सन। अरे इस बात को अगर हम बोलें इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इसका मतलब क्या है?
बताइए, इनकम्पिटेंट पर्सन। तो अगर हमने सप्लाई करी है नेसेसरी किसी इनकम्पिटेंट पर्सन को, तो हम उसके लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं जो हमने उसके ऊपर खर्च करा है। आइए, इफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person with the necessaries suited to his condition in the life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। सही है। तो हमने अगर किसी को नेसेसरी सप्लाई करी है, तो जो सामने वाला पर्सन है वो रिम्बर्स करेगा उसे उसकी प्रॉपर्टी से, यानी सच इनकैपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से उसको रिम्बर्स करा जाएगा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, देखो, अगर मैं इस बात को बोलूं तो एक लाइन में खत्म होता है, लेकिन आपको ना इस टेक्निकलिटी पे ध्यान देना है कि किस तरीके से बुक में लिखा हुआ है। देख रहे हो आप, नोट्स में कितना छोटा लिखा हुआ था ये, और बुक में देखो कितना तरीके से लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। नोट्स आपकी रेफरेंस के लिए होते हैं, जिससे आपको इजीली चीजें समझ में आ जाए कि बोलना क्या चाहता है। डन, चले आइए एग्जाम्पल घर पे पढ़िएगा, यहां पे देख लीजिए। टू एस्टैब्लिश हिज क्लेम द सप्लायर मस्ट प्रूव नॉट ओनली दैट द गुड्स वर सप्लाइड टू द पर्सन हु वाज द माइनर और ए ल्यूनेटिक, बट आल्सो दैट दे वर सुटेबल टू हिज एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ द सेल एंड द डिलीवरी। क्या बोल रहा है? अपना क्लेम स्टैब्लिश करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भैया जो आपने नेसेसरी सप्लाई करी है वो उसके लिए सूट कर रही थी और वो उसको चाहिए थी, इसलिए सप्लाई करी है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि भैया आप उसकी प्रॉपर्टी से कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, वो तो इनकम्पिटेंट है, तो आप तो दुनिया भर की चीजें बोल दोगे, मैंने इसको एक प्लेन दिलवाया था, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी बेच के वो रिकवर करूंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या प्लेन जो आपने उसको दिलवाया था उसका पैसा रिकवर कर लोगे आप? क्या वो नेसेसिटीज थी? तो ये देखा जाएगा क्या उसके लिए वो चीज नेसेसिटी है या नहीं। अगर वो चीज उसके लिए नेसेसरीज थी तो वो आप क्लेम कर सकते हो, अगर आपने वो उसको सप्लाई करी है तो। क्लियर है? पक्का? चले आइए, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ये कौन सा वाला था? ये कौन सा वाला था बताना, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन हमारे वाले केस में? बिजली के बिल वाला, डिस्कनेक्शन वाला। यहां पे देखना कैसा एग्जांपल लिखा है। आइए, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ द मनी which another is bound by the law to pay and who therefore pays it is entitled to reimburse by the other। अगर इतनी सी लाइन आप पढ़ोगे ना आपको समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन आपने अब टेनेंट का एग्जांपल देख लिया, बिजली के डिस्कनेक्शन का एग्जांपल देख लिया, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो गया। क्लियर है नहीं है? देखिए एग्जांपल, बी होल्ड्स लैंड इन द बंगाल ऑन ए लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार। सही है? बी ने क्या कर रखा है बेटा बताना, बी ने क्या कर रखा है एग्जांपल में? एक लैंड ले रखी है जो लीज पे ली गई है, जो ए ने दी है उसे, जो कि जमींदार है। द रेवेन्यू पेबल बाय द ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर, जो भी हाउस टैक्स वगैरह या जो भी रेवेन्यू उस पे पेबल होता है वो अभी एरियर में है। हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर द सेल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया अगर आप हमारे लैंड रेवेन्यू नहीं दोगे तो हम आपकी जमीन को बेच के वो पैसा रिकवर कर लेंगे। आ रहा है समझ में? आगे आइए, अंडर द रेवेन्यू लॉ द कंसिक्वेंसेज ऑफ द सेल will be the annulment of B's lease, B to prevent the sale and the consequent annulment of his own lease pays to the government the sum due from A। कह रहा है अगर वो पे होगी तो पूरी एनुअल लीज जो है वो आपको आज ही पे करनी पड़ जाएगी बी को, और गवर्नमेंट उसको आगे बेच देगी लैंड को। समझ में आ रहा है आपको? जो एनुअलमेंट ऑफ लीज लिखा है इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट आज बेचना चाहती है तो आपको पूरी की पूरी लीज आज पे करनी पड़ जाएगी और वो गवर्नमेंट को मिल जाएगी और गवर्नमेंट उस लैंड को आगे बेच देगा और अपने जितने लैंड रेवेन्यू है वो रिकवर कर लेगा। क्लियर है? तो कह रहा है इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उसने क्या करा, पे कर दिए गवर्नमेंट के सम जो ड्यू थे ए के ऊपर। किसने पे कर दिए? बी ने। किसने पे कर दिए? बी ने। ए के ऊपर तो ड्यू थे, ए जमींदार था।
चले आइए, अब नाउ ए इज बाउंड टू मेक गुड टू दी बी द अमाउंट सो पेड। क्लियर है? दोबारा से बताऊं एग्जांपल या समझ में आ गया? हाँ पक्का? चले आगे, कोई बताएगा क्या हुआ था एग्जांपल में? कनिका मैडम आप बताओ। सुनो बच्चे, अगला ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया? पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। इस पॉइंट को ये क्यों बोला है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन? क्योंकि जो बंदा पेमेंट कर रहा है उस वो भी कुछ ना कुछ समथिंग इंटरेस्ट उसमें रख रहा है। जैसे मैंने आपका सिनारियो बनाया था, आपको भी ये चाहिए कि भैया यहाँ की लाइट ना कटे, टेनेंट को भी ये चाहिए कि उसकी लाइट ना कटे, इसलिए मालिक के बिहाफ पे वो पेमेंट कर देता है। और यहाँ पे हमारा जो बी है उसको भी ये चाहिए कि भैया लीज मेरी खत्म ना हो, इसलिए चलो मैं पे कर देता हूँ। क्लियर है? आइए आगे प्लीज। क्या बोलता है अब? कह रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट। ये हमने पिज्जा वाला एग्जांपल लिया था, दीदी के घर गलती से पिज्जा चला गया, दीदी ने चटका दिया, मतलब दीदी खा गई। अब क्या होगा बताइए? दीदी को पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या हमने ग्रेटिटियसली भेजा था? हमने ये बोला था आईपीएल की खुशी में ये लीजिए पिज्जा खाइए, क्या हमने ये बोला था? नहीं, हमने वो जो पिज्जा भेजा था वो भेजा ही नहीं था, वो गलती से पहुंच गया था, यानी वो नॉन ग्रेटिटियस था, उसकी पेमेंट दीदी को करनी पड़ेगी। आइए पढ़िए। In term of section 70 of the act, where a person lawfully does anything for the another person or deliver anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoying the benefit thereof, the latter is bound to pay compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered। या तो पिज्जा वापस ले लो या उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। आइए ध्यान से। It does follow that for a suit to succeed the plaintiff must prove, यानी एग्रीड पार्टी को ये प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पिज्जा वाले एग्जांपल में कौन है एग्रीड पार्टी? हम लोग। और दीदी के घर पे पिज्जा चला गया तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा जो नीचे बातें लिखी हैं, देखिएगा। दैट ही हैड डन द एक्ट और हैड डिलीवर द थिंग लॉफुली, जो वो हमने एक्ट करा है वो लॉफुली करा है। नंबर 2, दैट ही डिड नॉट डू सो ग्रेटिटियसली, हमने वो एक्ट ग्रेटिटियसली नहीं करा है। एंड दैट अदर पर्सन एंजॉय द बेनिफिट। हमें ये तीन बातें प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या क्या बताइएगा? कि गुड्स उसके पास लॉफुली डिलीवर हुआ था और हमने ये ग्रेटिटियस फ्री में नहीं भेजा था। तीसरा, जो वो गुड्स गया है वो उन्होंने एंजॉय कर लिया है, यानी खा लिया है पिज्जा। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों पॉइंट पे भी। ये पॉइंट नोट्स में कवर नहीं थे। जब आप अगर मान लो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये तीनों पॉइंट भी उसमें लिखोगे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट के लिए। क्या बात बोली? क्या? प्लेंटिव मतलब एग्रीव्ड, जो कंप्लेन करेगा बंदा पैसे के लिए। चले आइए एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। कह रहा था अबव कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द केस लॉ वेयर के ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाज कंपल्सरी रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या हुआ? कंपल्सरी रिटायर कर दिया है गवर्नमेंट से उसको। ही फाइल्ड ए रिट पिटीशन एंड ऑब्टेन एन इंजंक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर। क्या कह रहा है वो? भैया मेरे को रिटायर मत करो, मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया है। आ रहा है समझ में आपको? देखो क्या कह रहा है, ही फाइल्ड ए रिट पिटीशन एंड ऑब्टेन एन इंजंक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर, ही वाज reinstated and was paid salary but was given no work, and in the meantime government went on the appeal। कह रहा है उसे दोबारा बुला लिया, काम तो नहीं कर रहा वो, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसे रिटायर कर रही थी, लेकिन उसे गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। और बाद में गवर्नमेंट भी कहाँ चली गई? अपील में। गवर्नमेंट भी फर्दर अपील में चली गई, हाई कोर्ट से डिसीजन आया, अब गवर्नमेंट कहाँ पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट में। आइए, द अपील वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट and K was directed to return the salary paid to the him during the period of reinstatement। समझ में आया आपको? क्या एग्जाम्पल समझ में आया? दोबारा बताऊं, सुनिए। यहां पे एक बंदा था, कौन? के, एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, यानी गवर्नमेंट जॉब थी उसकी। आइए, उसे कंपलसरी रिटायर करा जा रहा था गवर्नमेंट से, यानी जो उसकी जॉब है वहां से उसे कंपलसरी रिटायरमेंट मिल रहा था।
कि भैया अब आप रिटायर हो गए, 60 साल का हो गया होगा, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरे जैसा और कोई काम करने वाला नहीं है, उसने एक रिट पिटीशन डाल दी इस बारे में कि भैया मेरे को रिटायर मत करो, मेरे जैसा बंदा और कोई नहीं मिलेगा आपको। समझ में आया? तो वो रिट पिटीशन पड़ी गई और उसके लिए गवर्नमेंट जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया उसके रिटायरमेंट पे। कोर्ट ने क्या करा कि भैया अभी रिटायरमेंट मत करो, केस अभी चल रहा है, उस पर स्टे लगा दिया। समझ में आया? तो उस वजह से उसका रिटायरमेंट नहीं हुआ, उसकी सैलरी आने लगी, हर मंथ की सैलरी क्रेडिट होने लगी मंथ वाइज। मीनवाइल क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट थी वो कहाँ चली गई, हाई सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी फर्दर अपील में चली गई कि अब हम अपील फाइल कर रहे हैं कि क्यों ना करें इसका रिटायरमेंट जब 60 साल पूरे हो गए। तो कोर्ट जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भैया इसका तो रिटायरमेंट होना चाहिए, आप इसका रिटायरमेंट करो, देखते हैं कैसे रोकता है। डन। तो उस केस में जितनी सैलरी उसको रिटायरमेंट के बाद मिली है स्टे ऑर्डर के दौरान, वो पैसा उसको रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। क्लियर है? नहीं है? पक्का? देखिएगा एग्जाम्पल कितना बढ़िया बनाया है नॉन ग्रेटिटियस एक्ट का। हमने पिज्जा का एग्जाम्पल बनाया था, लेकिन आप जब पेपर में लिख के आओगे तो कोशिश करिएगा कि ये वाला एग्जाम्पल लिखें। हाँ जी, हाँ जी। तो ये केस लॉ में डिसीजन आया था, सामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR, ये ठीक है। इसमें आप ये लिख सकते हो एज पर डिसाइडेड केस लॉ भी लिख सकते हो, अगर आपको केस का नाम याद नहीं है। अगर आपको केस स्टडी का नाम याद नहीं है तो आप लिख सकते हो एज पर डिसाइडेड केस लॉ। हाँ, आइए। एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं होगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 11 मिल जाए, है ना? फुल मिक्स मिल सकते हैं। आइए। ए tradesman leaves goods to the bee's house by mistake. B treats the goods as his own. He is bound to pay A for them. सही है? ये वाला तो पढ़ लिया था एग्जाम्पल। गलती से हमारे घर के बाहर छोड़ गया, हमने उसे अपना मान लिया, तो हमें पे करना पड़ेगा। आ जाए आगे, आ जाए, प्लीज। क्लियर है? आइए। कह रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो गए हो अब। आइएगा प्लीज ध्यान से। कह रहा है ए पर्सन, हेलो, a person who finds the goods belonging to the another and takes them into his custody is subject to same responsibility as if he were a belly. धानिया मैडम सब ठीक है? क्या बोला? कि अगर एक बंदे को कोई सामान मिला जो किसी दूसरे बंदे से बिलोंग करता है, जैसे मेरा फोन मिल गया था आपको, तो आपको उसे बेली की तरह यानी केयर टेकर की तरह यानी कस्टोडियन की तरह रखना है। क्लियर है? आप उसके ऑनर नहीं बनोगे, ये बात यहां पे लिखी है। आइए। Does a finder of the lost good, does a finder of the lost good has to take proper care of the property as the man of ordinary prudence would take. कह रहा है तो जो फाइंडर है लॉस्ट गुड का, जैसे कि आपको अगर फोन मिला है तो आप उसकी प्रॉपर केयर करोगे जैसे एक आम इंसान उसकी केयर करता अगर वो उसकी चीज होती। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स। भैया आपको कोई राइट नहीं मिले इस चीज से कि आपको मेरा फोन मिल गया, आप उसको खोल के देख रहे हो, अलग अलग करके देखते हैं इसमें कैसी बैटरी है, कैसी मेमोरी है, कैसा चिप कार्ड है ना, कैसा कैमरा है। एप्रोप्रिएट करने का मतलब समझ रहे हो, आप अलग अलग नहीं करोगे उस गुड्स को, जिस स्थिति में वो आपको मिला है। जैसे डायमंड का नेकलेस मिल गया तो ये नहीं है उसका एक एक मोती निकाल के चेक करोगे सही है नहीं है, अलग अलग रख देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो कह रहा है आपको कोई राइट नहीं मिला उसको अप्रोप्रिएट करने का, है ना? आइए। एंड टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ऑनर इज फाउंड, और अगर ऑनर मिला तो वो आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? आइए एग्जांपल पढ़ते हैं। हॉलिन वर्सेस हॉलर, वाह ये नाम बढ़िया है ना, हॉलिन हॉलर, LRNHL। पढ़ लीजिए। कह रहा है H picked up a diamond on the floor of the F shop। F की शॉप से H ने क्या कर लिया, एक डायमंड पिक कर लिया, एंड हैंडेड ओवर द सेम टू द F टू कीप इट। ध्यान से देखना एग्जाम्पल बढ़िया है ना?
and handed over the same to the F to keep till the owner was found. अरे आप उसकी दुकान में घुसे, एक डायमंड पड़ा हुआ था, वो आपने उठाया और उसके हाथ में दे दिया कि भाई इसे संभाल के रखियो, जब ऑनर मिलेगा उसे वापस कर देना। समझ में आया? समझ में आया इतना? आइए, कह रहा है इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट द ट्रू ऑनर कुड नॉट बी ट्रेस्ड। कह रहा है ट्रू ऑनर हमें मिला ही नहीं। कौन कौन था बताना एग्जाम्पल में? एच था और एफ था। शॉप किसकी थी? इसकी थी। और डायमंड इसको मिला था, इसने इसके हाथ में पकड़ा दिया था। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? लेकिन इस बंदे ने ट्रू ऑनर ढूंढा, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो पाया, हमें मिल नहीं पाया। क्लियर है एग्जाम्पल यहां तक? क्लियर है मैडम? आइए, आफ्टर द लैप्स ऑफ सम वीक्स, कुछ सप्ताह बाद, एच, एच कौन? जिसको मिला था, टेंडर टू एफ, उसने एफ को बोला, द लॉफुल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द हिम। कह रहा है एच टेंडर टू एफ द लॉफुल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम एंड रिक्वेस्ट टू रिटर्न द डायमंड टू हिम। कह रहा है भैया मेरे को पाया था, तो जितना खर्चा आपको ढूंढने में लगा, हालांकि वो मिला नहीं, वो मुझसे ले लो, लेकिन ये डायमंड मेरे को दो क्योंकि मेरे को पाया था। समझ में आ रहा है? ऐसा करते हैं ना दोस्त लोग आपस में कि मेरे को मिला है तो मेरा हो गया, ये तो है ना। लेकिन हालांकि सेटलमेंट हो जाती है दोस्तों में तो आधा आधा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सुनना, एच क्या कह रहा है, मैंने तेरे को दिया था, मैंने बोला था भैया तू ट्रू ऑनर को ढूंढ ले, तूने ढूंढा, नहीं मिला, तेरा कुछ खर्चा हुआ ढूंढने में, अरे इश्तेहार दिया होगा उसने, कहीं छपवाया होगा, ऐड दी होगी, तो कह रहा है वो पैसा मुझसे ले लो और मेरे को डायमंड दे दो क्योंकि मेरे को पाया था। आ रहा है इतना समझ में? आइए आगे, कह रहा है एफ रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन एफ ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब देखिएगा, हेल्ड, हेल्ड का मतलब क्या होता है? हेल्ड का मतलब क्या होता है? हेल्ड का मतलब ये होता है किसी भी कोर्ट केस में जो डिसीजन आया है वो हमेशा हेल्ड के बाद लिखते हैं। इट वाज हेल्ड, यानी ऐसा हुआ कि एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू दी एच। एफ को क्या करना पड़ेगा? एफ को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा डायमंड एच को, एज ही वाज एंटाइटल टू रिटेन द गुड्स फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट दी ट्रू ओनर। तो जिसको मिला है वो सिर्फ ओनर को देने के लिए बाध्य है और किसी को वो नहीं देगा। जिसको मिला है वो उसके पास ही रखा जाएगा जब तक कि ट्रू ओनर ना मिले। आ रहे? पक्का? आइए, समझ में आया? तो ऐसा सुन लीजिएगा, ऐसी कोई केस स्टडी आएगी तो आपको बेटा ध्यान रखना है कि किसके पास राइट रहेगा उस गुड्स को रिटेन रखने का, किसके पास राइट रहेगा उस गुड्स को रिटेन रखने का, जिसको वो मिला है। कह रहा है कि सुन लीजिए, जिसको वो गुड मिला है सिर्फ उसके पास यही ऑब्लिगेशन है कि वो उसके ट्रू ओनर को दे, ना कि और किसी को, ना कि और किसी को। तो यहाँ पे इस इंटेंट को देखते हुए कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू दी एच, जिसको पाया था, एज ही वाज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। सही है? तो यही इसलिए तो बोला यहाँ पे कि ये राइट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड नहीं होता, राइट अगेंस्ट ए पर्सन और पर्सन होता है। हाँ, 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 तो देना पड़ेगा। हाँ, एच को देना पड़ेगा, ट्रू ओनर को ही ऑब्लिगेशन है उसको देने की। सही है? आप ऐसे समझो ना, मान लो गलती से पिज्जा पहुंच गया था, आपने खा लिया, कोई भी आके आपसे पैसे मांग सकता है क्या? आप उससे ये तो बोलोगे तू दिखा भाई तूने पेमेंट करी है, तो यानी आप भी तो पैसा किसको दे रहे हो? ट्रू ओनर को। वही सेंस यहाँ लग रही है। क्लियर है? आइए, आइए, आइए प्लीज। कह रहा है पी ए कस्टमर इन द डी शॉप पुट पुट्स डाउन ए ब्रॉच वॉन ऑन हर कोट एंड फॉरगेट टू पिक इट अप। क्या हुआ बताना इसमें? बताना भाई इसमें क्या हुआ है? पी ए कस्टमर है डी की शॉप में, जिसने पुट डाउन करा एक ब्रॉच वॉन ऑन हर कोट एंड फॉरगेट टू पिक इट अप, एंड वन ऑफ द डीज
assistant find it and puts it in a drawer over the weekend. क्या हुआ है बताना, यहां तक क्या हुआ है प्लीज बताना. क्या हुआ है बताना यहां तक. पी एक कस्टमर था, उसका डी की दुकान में रह गया था और वो उसके असिस्टेंट को मिल गया और उसने ड्रॉअर में डाल दिया. सही है. अरे हम किसी दुकान में जाते हैं ना, मान लो मैं कुछ चेंज कर रहा था, वहां पे मेरी वॉच रह गई, वॉच उसके असिस्टेंट को मिल गई, उसने ड्रॉअर में डाल दी. अब देखिए क्या हुआ फिर, डी के असिस्टेंट को मिल गई, फाइंड इट एंड पुट इट इन ड्रॉअर ओवर द वीकेंड. पूरे सप्ताह वो ड्रॉअर में पड़ी रही, ब्रॉच पड़ा रहा. कह रहा है ऑन मंडे इट वाज डिस्कवर्ड टू बी मिसिंग, ड्रॉअर से भी गायब हो गई अब, है ना. अब कह रहा है डी वाज held to be liable in the absence of ordinary care which a prudent man would have taken. तो यहाँ पे डी लाइबल हो जाएगा क्योंकि डी को एक ऑर्डिनरी मैन की तरह उसका ख्याल रखना था, जो उसका कस्टमर कोई चीज भूल के गया था. सही है. कैमरे में जांच होगी, ये पता चल जाएगा कि इस असिस्टेंट को मिला था, इसने उठा के ड्रॉअर में डाला, वहां से कहाँ गया. आपको संभाल के रखना चाहिए था जब आपको वो चीज मिल गई थी. सही है, समझ में आ रहा है पक्का. आइए खत्म हो रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस और. कह रहा है मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन. आप मेरे को एक बात बताना, क्या आपको इसका फायदा लग रहा है कि हम बुक से यहाँ पे पढ़ रहे हैं. घर पे आप पढ़ोगे तो उतने ही डीपली जाके आप नहीं पढ़ोगे, आप जल्दी जल्दी में रहोगे, बस जल्दी जल्दी में कवर करने की कोशिश करोगे. अगर एक बार यहाँ पे डिस्कस हो गया, अब जाके अगर आप घर से याद करोगे तो आपको चीजें याद होंगी. डन. आप ये मत सोचना कि बस 2 पेज का था और सर पूरी क्लास लगा रहे हैं. मेरे को पता है वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और उस पर कितना टाइम लगाना चाहिए, इसलिए उस पर उतना टाइम लगाया जा रहा है. क्लियर है. तो आपको भी ध्यान से पढ़ना है. आइए मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन, ये भी डिस्कस कर लिया है. हाँ अगर गलती से, अरे डिस्कस करा ना, प्रशांत अंकल को भेजने थे लेकिन प्रशांत कैब ड्राइवर को चले गए. आइए ए पर्सन टू वूम money has been paid or anything delivered by mistake or under caution must repay or return it. देखिए every kind of payment of the money or delivery of the goods for every type of the mistake is recoverable. Done. आइए कह रहा है a payment of municipal tax made under mistaken belief or because of misunderstanding of the term of the lease can be recovered from the municipal authority. गलती से म्यूनिसिपल अथॉरिटी को हमने म्यूनिसिपल टैक्स दे दिए थे, तो भैया वो हम उससे रिकवर कर सकते हैं. द अबव लॉ वाज अफर्म्ड यानी कंफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सेल टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल. सही है. तो कह रहा है भैया गलती से अगर म्युनिसिपल टैक्सेस आपने पे कर दिए थे तो आप रिकवर कर सकते हो. गलती से कोई भी पैसा आपने कहीं भी भेजा है तो आप उससे रिकवर कर सकते हो. आ रहा है. आइए सिमिलरली एनी मनी पेड बाय द क्वेश्चन इज आल्सो रिकवरेबल. ये तो क्लियर ही है. अरे मैंने आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख दी और मैंने आपसे पैसा ले लिया, तो वो केस फाइल करके आप मुझसे वापस मांग सकते हो. आइए the word caution is not necessarily governed by the section 15 of the act. The word is interpreted to mean and includes the operation extortion or such other means. तो कह रहा है किसी भी तरीके से धमकी वगैरह देके एक्सटॉर्शन करके आपने अगर पैसा ले लिया तो आपको वो रिपे करना पड़ेगा अगर केस फाइल हो जाएगा, यानी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. इन ए केस वेयर द टी वाज ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इन ए ट्राम कार एंड ऑन द चेकिंग ही वाज आस्क्ड टू पे 5 रुपीज. पुराना कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए 5 रुपए लिखे हैं. क्या बोल रहा है बताना, बताना यहां तक क्या बोला है. ट्री ट्रैवलिंग कर रहा था बिना टिकट, कहाँ पे, ट्राम कार में, कार के ऊपर चलती है शायद वो वाली है. आगे देखिएगा ऑन चेकिंग ही वाज आस्क्ड टू पे, चेकिंग हुई तो उसको बोला भैया 5 रुपए पे करो एज द पेनल्टी टू कंपाउंड दी ट्रांजेक्शन. कह रहे हैं टी फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन फॉर रिकवरी ऑफ ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द हिम. उसने क्या करा,
उसने क्या करा, बोलो, केस फाइल कर दिया कि भैया ये तो आप पैसा मुझसे ज्यादा मांग रहे हो, मुझे एक्सटॉर्शन कर रहे हो मेरा। एक्सटॉर्शन समझ में आ रहा है आपका, आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, यानी फालतू में बर्डन डाल रहे हो उसके ऊपर और उससे बोल रहे हो भैया अब तो तू फंस गया, तेरे को पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? आइए, द सूट वॉज डेक्रीड इन हिज फेवर, सूट भैया उसके फेवर में आया। समझ में आया आपको ये एग्जांपल? टी के फेवर में सूट आया है भाई। यहाँ पे 5 रुपए ज्यादा हैं क्योंकि बहुत पुराना एग्जाम्पल है, सही है, यहाँ पे 5 रुपए ज्यादा है। अरे आप मान लो ना आप बस में चल ले थे, आपने टिकट नहीं लिया, आपसे बोल रहा है आप 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, आपसे ये बोल के चेकर ने आपसे 10,000 ले भी लिए, बाद में आपको समझ में आया फाइन तो 200 रुपये का था, मुझसे 10,000 ले लिए, तो आपका एक्सटॉर्शन हो गया। तो आप क्लेम कर सकते हो कि भैया 10,000 उसने ज्यादा ले लिए, मेरे को पैसा दो वापस 9,800। ऐसे समझना है इसको, 5 रुपये यहाँ पे ज्यादा है। क्लियर है? बहुत पुराना लॉ है, इसलिए वहां पे 5 रुपये ज्यादा होते थे, जब टिकट 1 पैसा 2 पैसा या 3 पैसा होगी। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा है? 5 रुपये मतलब 500 पैसा, बहुत भारी अमाउंट है। ऐसे लिखा हुआ है, इस सेंस से ये लिखा हुआ है यहाँ पे। चले, ये इस केस में आया था, पढ़ लीजिएगा। इन ऑल द अबव केसेस द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अराउज विदाउट एनी एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज। तो सारे केसेस में जो जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अराउज हो रही है और यहाँ पे कोई एग्रीमेंट भी पार्टी के बीच नहीं हुआ है, तो ये सब क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। डिफरेंस पढ़ लीजिए जिसके साथ हमारी क्लास आज की समाप्त हो जाएगी। डन? आइए, डिफरेंस बिटवीन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड दी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इजी है। यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट नहीं होते, वहां पे एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से बनता है, वो भैया हम बनाते हैं। दुनिया भर के डिफरेंस लिख सकते हो आप। यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होती, यहाँ पे फ्री कंसेंट होती है। यहाँ पे कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, यहाँ पे कंसिडरेशन होता है। बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो, यहाँ दो ही लिखे हैं। आइए, एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर अब्सेंट। किस में अब्सेंट होते हैं बताइएगा? क्वाजी में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए। आ गया ये ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ, और ये क्रिएटेड बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। डन? आज के लिए इतना ही था, लेकिन प्लीज जल्दी छुट्टी हो रही है तो आप घर पे जाके रिवाइज करिएगा, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ऐसा फील कीजिए कि आप सीए कर रहे हो। इसी के साथ ही आपका एफर्ट और मोटिवेशन बढ़ेगा जब आप ये फील करोगे और अच्छे से रिवाइज करोगे। डन? मेरे पार्ट से धीरे धीरे ऑब्लिगेशन खत्म होती जा रही है और वो किसके पार्ट पे शिफ्ट हो रही है? आपके पार्ट पे। जैसे जैसे ऑब्लिगेशन जितनी ज्यादा मेरे पार्ट से खत्म होगी उतना ज्यादा बर्डन आपके पार्ट पे आता रहेगा। इसलिए क्यूमुलेटिव रिवीजन मारिए और स्टार्टिंग से रिवाइज कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पक्का कर लीजिए। डन? नेक्स्ट क्लास में हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर कर खत्म करेंगे, उसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा और फिर होगा आपका मस्त वाला टेस्ट। सही है? चलो आज के लिए इतना था। थैंक यू बच्चे, थैंक यू बच्चे।